मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। हम लोग जो है कल थोड़ा बहुत इस पे चर्चा किया था मैंने सर्वोच्च न्यायालय पे। एक्चुअली जो न्यायालय की व्यवस्था है भाग 4 किसमें 5 में, भाग 5 में, और अनुच्छेद जो है 124 से लेकर के 147 तक है। ठीक है, ये याद रखना। ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किसमें है, भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है। ठीक है, तो अब जो इसके गठन की बात की गई है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन किया गया है, ये चीज देखेंगे। और इसको जो है इसमें नियुक्तियां जजों की कैसे होती है, ये चीज देखेंगे। जजों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये चीज हम लोग देखेंगे। और एक बहुत जो है बीच में 1993 में एक नियुक्ति की एक नई व्यवस्था आई थी, कॉलेजियम व्यवस्था, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये लिखने के लिए भी प्रश्न आता है सिविल की परीक्षाओं में, और जो है पीटी में प्रीलिम्स में प्रश्न यहाँ से आते हैं। और बीच में सरकार ने एक ऐसा चेंज किया था जजों की नियुक्ति में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। तो अभी सब चीज चर्चा करेंगे और सरकारों की मंशा देखेंगे। नेहरू सरकार से लेकर के आज तक की सरकारों की क्या क्या मंशाएं रही। देखो, जब पॉलिटी पढ़ते हो तो जो है तुमको पूरी हिस्ट्री सरकारों की पता चल जाएगी धीरे धीरे करके। और फिर जो इकोनॉमी पढ़ोगे, पॉलिसियां पढ़ोगे, तो वहां भी सरकार की मंशाएं पता चल जाएंगी। तो अपने आप से तुमको लगेगा कौन सरकार अच्छी थी, कौन खराब है, कौन बढ़िया हो सकती, कौन क्या हो सकती, सब पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। क्या क्या छेड़खान कर सकते हैं सरकारें जो है इसमें, संविधान में क्या नहीं कर सकते हैं, सारी चीज आप सीख जाओगे। तो जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, इसको तीसरा पिलर कहा गया है। पहला पिलर क्या है, विधायिका, कार्यपालिका सेकंड, और तीसरा क्या है, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या है, विधि को लागू कराना, और न्यायपालिका का कार्य है विधि का शासन स्थापित करना। विधि का शासन अर्थात जो नियम कानून बनाए गए हैं उस नियम कानून से शासन चल रहा है कि नहीं, उसका पालन हो रहा है समाज में कि नहीं, तो ये कौन चेक करता है, न्यायपालिका। और इसके अनुसार अगर शासन नहीं चल रहा है, कोई इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो उसको दंडित करने का भी प्रावधान न्यायपालिका में किया गया है। ठीक, तो इसके गठन की हम बात करें, हमने कल काफी चर्चा कर ली थी, इसकी हिस्ट्री पूरी बताई थी। आज हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का। और ये हमारे भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इससे बताया था, जो न्याय व्यवस्था कैसी है, हमारी एकीकृत है। जो आपको एक पिरामिड में एक जो है शंक्वाकार व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको। सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय आखिरी अपीलीय न्यायालय है, भारत का आखिरी अपीलीय न्यायालय, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मतलब जजमेंट के खिलाफ आप दूसरी जगह कहीं जो है मुकदमा नहीं कर सकते हो, तभी तो सर्वोच्च होगा, तभी तो सबसे ऊपर होगा। तो उसने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हो। ऐसा थोड़े नहीं कि यहाँ फैसला दिया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाएंगे, नहीं जा सकते हो, वो सर्वोच्च है। तो इसीलिए जो है सबसे ऊपर बैठा हुआ है। इसके नीचे जो है हाई कोर्ट है। हालांकि हाई कोर्ट कोई इसके नीचे नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट राज्यों में बनाई गई है। अब सभी राज्य के लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं सुनवाई कर, मतलब अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं पाएगा अकेला बैठ करके। तो इसीलिए हर राज्यों में व्यवस्था क्या की गई है, हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो सर्वोच्च है तो उसके पास थोड़ा पावर ज्यादा है, और हाई कोर्ट राज्यों में से छोटा है, तो वहां पर जो है व्यवस्था, उनके पावर्स थोड़ा सा कम हो जाते हैं। लेकिन है दोनों जो है इसकी हायरार्की में ही है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही हाई कोर्ट आते हैं, और ये लगभग सभी राज्यों में है। भारत में इस समय हाई कोर्ट की व्यवस्था कितनी है, 25। ठीक है, और इसके अलावा
सभी जिलों में अधीनस्थ न्यायालय हैं। सभी जिलों में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय, जिसको जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक, जिला एवं सत्र न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है ये कहलाते हैं। इसके अलावा परगनों में तहसील स्तर पर जो है मुंसिफ न्यायालय होते हैं, मुंसिफ कोर्ट जिसको कहते हैं। ये जिले में कई हो सकते हैं। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट इसको कहते हैं। तो ये परगना स्तर पर, तहसील स्तर पे होंगे। और इसके अलावा जो सबसे रूट लेवल पे, सबसे जमीनी स्तर पे जो न्यायालय होते हैं उसको बोलते हैं न्याय पंचायत। उनको क्या बोलते हैं? न्याय पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत कह सकते हैं, पंचायत, और या ग्राम कचहरी कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। उत्तर प्रदेश में इसको न्याय पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये हायरार्की है। ये क्या है? पूरी हायरार्की। ये सब एकीकृत है, ये सब एकीकृत है, कोई अलग अलग नहीं है कि इनका डिसीजन अलग होगा, इनका डिसीजन अलग होगा। भाई यहाँ पे तुमको डिसीजन दिया गया और तुमको लगा कि हमारे जो है मुकदमे पर जो है यहाँ पर सुनवाई सही नहीं हुई, मतलब हम हार गए मुकदमा, तो आप हाईकोर्ट जा सकते हो। ठीक है, वहां जाकर के आप अपने मुकदमा, और वहां से भी अगर आपको लगता है कि यहाँ से न्याय नहीं मिला है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आखिरी न्यायालय है जहां पर आप अपील कर सकते हो अपने मुकदमे की, और उसके आगे फिर नहीं है। इसने जो जजमेंट दे दिया वो सर्वमान्य होगा और इनके लिए नजीर बन जाएगा। इनके लिए क्या बन जाएगा? नजीर, यानी ये जो है एक रिकॉर्डेड जो है वो बन जाएगा इनका जो है मसौदा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अपने मुकदमे पर जो सुनवाई करती है तो वो अपने मुकदमे, मतलब उस सुनवाई पर पुनर्विचार जरूर कर सकती है। कभी दोबारा अगर किसी को लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यवस्था पर सुनवाई की थी और उसका जजमेंट ये आया था, और 10-20 साल बाद में किसी को लगे और वो जो है फिर से उस पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनः सुनवाई करती है। वो अपना स्वयं अपने जजमेंट को स्वयं उस पर पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन उसके खिलाफ और कहीं नहीं जाया जा सकता है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है? एकीकृत। पूरा कल मैंने यूएसए से तुलना करके पूरा बताया था, आज यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। अब हमको जो है इसके गठन की बात करता हूँ। गठन भी हालांकि बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा करूंगा। आधुनिक काल में 1773, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, 1773 किस लिए जाना गया है? रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। 1773 किस लिए जाना गया है? रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था जो आज के सुप्रीम कोर्ट से भिन्न था। जो आज का सर्वोच्च न्यायालय है उससे क्या था? भिन्न था। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो 1774 में स्थापित हुआ था। और किस एक्ट के अंतर्गत? 1773 के अंतर्गत। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें बहुत सारे विधान बनाए गए थे। तो इसमें एक विधान ये भी बनाया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगी। भारत में क्या होगा? एक संघीय न्यायालय हो। ठीक है, तो भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था कहाँ पर की देखने को मिलती है? अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब इस अधिनियम को आधार बनाते हुए भारत में जनवरी 1950 में 28 जनवरी का दिन था। 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ जाता है। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक बात महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ये कब आया अस्तित्व में? तो 1950 में। तारीख भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सन याद रहना चाहिए, जनवरी 1950। ठीक है, तो जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट जो आज का है ये अस्तित्व में आया। ठीक, अब इसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की जो है परमिशन पर इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज चाहता है कि हमें जो है अपने कोर्ट का मुकदमा आगरा में लगाना है, कोर्ट की अदालत आगरा में लगाना है सुप्रीम कोर्ट की, तो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर राष्ट्रपति इजाजत दे दे कि ठीक है तुम आगरा में जाकर के अदालत लगा सकते हो। तो अब ऐसा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट उठा करके लाएंगे, यहाँ पर बिल्डिंग ला करके आगरा में स्थापित करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई जो है स्थान निश्चित किया जाएगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, बैठेंगे बाकायदा, और मुकदमे की सुनवाई होगी। तो किसी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी
मुकदमे की सुनवाई हो सकती है, लेकिन परमिशन किससे लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। अब ऐसा अभी तक 2 बार हो चुका है, एक बार श्रीनगर में और एक बार हैदराबाद में। एक बार श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और एक बार हैदराबाद में। तो 2 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आधुनिक सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया, तो इसमें जो है नियुक्ति और योग्यताएं, नियुक्ति अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 में ही 24(2) में नियुक्ति की बात कही गई है, 24(3) में योग्यताएं। तो योग्यताएं पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति के लिए कौन योग्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। अभी आपको लगेगा कि हम भी बन सकते हैं, अभी योग्यता बताते हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, देखो। अब इसके पहली बात तो योग्यता कहां पर है? संविधान के अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124(3) में है। अनुच्छेद 124(3) भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 124 में। अब योग्यता का मतलब क्या है कि पहली बात तो वो भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब नागरिकता में ये बात नहीं कही गई कि वो जन्मजात नागरिक हो, सिर्फ कह दिया गया भारत का नागरिक हो। तो नागरिकता के कई प्रावधान हमने पढ़ाए हैं कि यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करा के नागरिक बन सकता है, तो वो भी जज बन सकता है। तो नागरिकता में खुल करके नहीं कहा गया, बस ये कहा गया भारत का वो नागरिक है। तो कोई भी नागरिक अगर भारत का बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक। दूसरी बात कही गई, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात में 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। दूसरी बात में ये कहा गया है कि किसी हाई कोर्ट में, कहां पर? यहां पर देखो, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं SC लिखूंगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या लिखूंगा? SC, शेड्यूल कास्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या पढ़ोगे? SC को सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, और हाई कोर्ट को यहां पर मैं HC से लिखूंगा, हाई कोर्ट। तो किसी एक हाई कोर्ट में अथवा एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर उसने 5 वर्ष तक, जिस व्यक्ति को न्याय सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, उसे कम से कम लगातार 5 वर्ष तक एक न्यायालय, एक हाई कोर्ट या फिर भारत के 25 हाई कोर्ट में, सभी में कहीं भी, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार, उसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष तक वो जज रहा हो। क्या रहा हो? जज रहा हो। 5 वर्ष तक वो जज रहा हो। कहां पर? हाई कोर्ट में। उत्तर प्रदेश का जज हो सकता है हाई कोर्ट का, ठीक है, आपके राजस्थान के हाई कोर्ट का जज हो सकता है, कहीं का भी। तो 5 वर्ष तक वो, ये आपको कंडीशन याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कितने वर्ष तक जज होना चाहिए? 5 वर्ष। केवल एक ही हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में? किसी भी हाई कोर्ट में। मतलब ट्रांसफर ही तो होते हैं। 4 महीना उत्तर प्रदेश में रहा, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया गया जो है बिहार, तो वहां भी चला गया, तो उसकी सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो 5 वर्ष तक लगातार। और या तो ये कंडीशन पूरा करता हो, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा ये कंडीशन पूरा करता हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तीसरा, अगर ये नहीं है, मान लो जज नहीं हो, कोई जरूरी जज हो हाई कोर्ट में, तो वो किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक जो है वो वकील रहा हो। क्या रहा हो? वकील। वकील शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है, अधिवक्ता कहो तो ज्यादा अच्छा, एडवोकेट कहो है। पहले तो अंग्रेजों के जमाने में वकील कोई थोड़े नहीं कहता था, क्या कहते थे? बैरिस्टर कहते थे। कितना बढ़िया नाम है। तो बैरिस्टर रहा हो 10 वर्ष तक, क्या रहा हो? बैरिस्टर रहा हो, वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या किसी भी एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वो प्रैक्टिस किया हो। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस शब्द आता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण करते रहना। डॉक्टर के लिए भी शब्द आता है प्रैक्टिस। डॉक्टर कहता है ना, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो है आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस ही करते हैं जीवन भर। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वकील प्रैक्टिस करता है, क्योंकि नए नए केस आते हैं, मरीजों के कोई नई बीमारी आ गई तो उसमें भी तो प्रैक्टिस करना है, दवाओं को देना है, जो है उसमें टेस्टिंग करना है इंसानों पे। कोरोना में क्या था? टेस्टिंग ही तो चल रही थी, इंसानों को दे करके दवाई। तो प्रैक्टिस, डॉक्टर हमेशा क्या करता है? प्रैक्टिस। ऐसे वकील भी हमेशा प्रैक्टिस करता है। नए नए मुकदमे, कभी कभी ऐसे मुकदमे आ जाएंगे जो कभी जो है जीवन में कभी किसी वकील के पास आया ही न हो, कभी किसी कोर्ट में गया ही न हो, ऐसे भी मुकदमे आ जाते हैं। तो वकील और डॉक्टर हमेशा क्या करते रहते हैं? प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक। मास्टर साहब लोग प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ठीक। तो डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए प्रैक्टिस शब्द आता है। तो 10 वर्ष तक जो है वकील हो, कहां पर? एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार क्या हो? ये आप वकील हो। अथवा एक और है, या तो ये पूरा करता हो, ये पूरा करता हो, ये दोनों, या फिर ये दोनों पूरा करता हो, तो
सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। अथवा एक चीज और है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं, अगर राष्ट्रपति महोदय की चश्मा से, चश्मा मतलब उनकी नजर से, राष्ट्रपति महोदय की नजर से अगर कोई व्यक्ति विख्यात विधिवेत्ता है, क्या है, विधिवेत्ता, विख्यात, जो ख्यात प्राप्त विधिवेत्ता हो, अब राष्ट्रपति महोदय की नजर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो फिर उसे क्या बना सकते हैं, जज बनाया जा सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये कंडीशन अगर पूरी करते हैं तो फिर क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर मान लो हाई कोर्ट का कोई 50 साल का व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो जो है 65 साल तक की उम्र तक वो क्या रहेगा, वहां जज रहेगा, तो 15 वर्ष तक जज रह सकता है। और मान लो कोई 50 नहीं, मतलब जो है आप 60 वर्ष 62 वर्ष रिटायरमेंट का है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 62 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो जाती है वो क्या कर दिया जाता है, रिटायर। और इससे 3 वर्ष अधिक सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, क्योंकि यहीं से लेके जाना है ना। अब मान लो यहाँ भी 65 रख दे तो यहाँ से मिलेंगे नहीं ऊपर ले जाने के लिए, तो इसलिए हाई कोर्ट में जो है 62 वर्ष रखी गई रिटायरमेंट की और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष रखी गई। ठीक है, तो यहाँ से लोग हाई कोर्ट से फीस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट तो वहां से टपकते नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ की 62 वर्ष रखी गई। तो कोई अगर मान लो 40 वर्ष में ही ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है और थोड़ा सा राष्ट्रपति महोदय को लग जाता है तो ऐसे पहुंच जाते हैं, और वो तो काफी लंबे तक सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे। फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के CJI भी बन जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे भारत सरकार, भारत उसमें न्यायपालिका में। तो ये योग्यताएं हैं। तो यहाँ से कोई भी कैसा भी प्रश्न आएगा तो आपको याद रहना चाहिए कितने वर्ष तक जज रहा हो, 5 वर्ष तक। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, कौन से न्यायालय में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में नहीं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा, नंबर 1 दे देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति जिला न्यायालय का न्यायाधीश 10 वर्ष तक रहे, और नंबर 2 में हाई कोर्ट का न्यायाधीश 5 वर्ष का रहे, और दे दे पहला सही है, दूसरा गलत है, और तीसरे में दे दे पहला गलत है, दूसरा सही है, और चौथे में दे दे दोनों सही है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या लगाओगे, खाली दूसरा सही है, पहला गलत है। तो प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, इसलिए आपको हर दृष्टिकोण से जो है पढ़ना होगा। यानी यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मतलब नहीं, कहाँ का होना चाहिए, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में 5 वर्ष प्रैक्टिस होना चाहिए, और 10 वर्ष 5 वर्ष जज होना चाहिए, और 10 वर्ष क्या होना चाहिए, या तो वकील, अथवा है, दोनों कंडीशन नहीं है, अथवा कोई एक कंडीशन पूरी करना चाहिए। तो ये जो है योग्यता होगी। अब नियुक्ति की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा खेला है, देखते हैं, यहाँ पे आप सरकारों की मंशाओं को समझ जाओगी कि सरकार क्या चाहती है। देखो उससे पहले एक चीज और जान लो, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका, USA के संविधान से लिया गया है कि जो न्यायपालिका होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका पे हस्तक्षेप, स्वतंत्र का मतलब हो गया किसी जो है संस्थान का हस्तक्षेप नहीं होगा। संस्थान मतलब न संसद इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना ही कोई सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी तरीके, और ये संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये स्रोत लिया था USA से और लिख दिया है बाकायदा संविधान में कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। इसी वजह से भारत में कोई भी सरकार तानाशाह नहीं हो पाती है। अभी आपको यहाँ दिख जाएगा कि सरकारें कब कब तानाशाह हुई हैं और कब कब सरकारों को पटखनी खानी पड़ी है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र। आज जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी हमको मिल रहा है, वो सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से मिल रहा है, समझ लेना। नहीं तो सरकारें जो है पुतिन की तरीके से भारत में हो जाए, वो ऐसा संशोधन कर दे संविधान में कि हमारी सरकार बन गई तो दोबारा किसी और की सरकार नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका अगर स्वतंत्र ना हो, किसी सरकार के दबाव में आ जाए, तो ये डिसीजन सरकार के पक्ष में लेगी, हमेशा सरकार के हमेशा पक्ष में लेगी। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है भारत में। तो ये चीज कहाँ से लिया गया है, भारत USA से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो हम लोग गठन ये इसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि जजों की नियुक्ति किस तरीके से होती है। तो इस पे बड़ा विवाद रहा है जजों की नियुक्ति पर। संविधान में तो सीधे सीधे 124(2) में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, 124(2) में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। ये लिखा हुआ है, एक लाइन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 124(2) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहां पर बड़ा खेला होता था। एक संशोधन करके जो मतलब संविधान में राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया गया कि राष्ट्रपति किसकी सलाह मानेगा? मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति सलाह किसकी मानेगा? मंत्री। अगर एक बार जो है एक बार विचार करने के लिए राष्ट्रपति ने दोबारा भेज दिया मतलब सरकार के पास में किसी जो है विधेयक को या किसी मुद्दे को, तो दोबारा फिर उसको जो है अगर मतलब दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य हो जाता है, उसको मानने के लिए, उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति पूरी तरीके से किसके अंडर में काम करती है? सरकार के अंडर में। ठीक है, तो राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जो है ये संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक मंत्रिमंडल होगी जो मंत्रिपरिषद होगी जो सरकार जो राष्ट्रपति को क्या देगी? सलाह देगी। और बाद में इसमें जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है सलाह के लिए बाध्य होगा। एक बार मौका मिलेगा, राष्ट्रपति एक बार रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन दोबारा पुनर्विचार के लिए अगर याचिका जाती है राष्ट्रपति की तो दोबारा उसे बाध्य होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है न्यायपालिका वर्सेस जो है सरकार। न्यायपालिका वर्सेस सरकार में जो है, क्योंकि क्योंकि राष्ट्रपति को कहा गया है कि जजों की जो है नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अब यहाँ पर जो है पलड़ा किधर का भारी हो रहा है? इधर मैं बनाता हूँ मंत्रिपरिषद, इधर मैं बनाता हूँ मंत्री। सलाह मानने के लिए बाध्य किसका है? मंत्रिपरिषद का। और इधर कहा गया है कि नामों का सुझाव कौन भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज और जो है उसके सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश को हम यहाँ पर सीजेआई लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश को। तो सीजेआई और प्लस जो है कुछ जज, वो समय समय पर बदलता रहा है, कुछ जज जो है नाम सुझाव देंगे किसको? राष्ट्रपति को, कि इनको आप क्या बनाओ? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाओ? जज। ये सुझाव दे के भेजेंगे। अब सुझाव को मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो उस नाम को मतलब मान ले, नियुक्त कर दे, और नहीं और मंत्रिपरिषद कह दे। इन्होंने भेजा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम का नाम भेजा, और राम ने चापलूसी नहीं की सरकार की, राम ने चापलूसी नहीं की सरकार की, यानी सरकार की सेवा में, या हो सकता है इन्होंने सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया हो और राम का नाम राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति महोदय इस नाम को भेजेंगे मंत्रिपरिषद के पास कि देख लो भैया ये नाम आया है, इसको नियुक्त करें कि नहीं, क्योंकि सलाह लेंगे ना। तो ये मंत्रिपरिषद कहेगी नहीं नहीं इनको हटाओ। तो यहाँ पर पलड़ा किसका भारी हो रहा है? मंत्रिपरिषद का, क्योंकि इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है कौन? राष्ट्रपति। तो अब ये राम की नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी। अब इसमें दोनों में लड़ाई होगी, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, ये संविधान में लिखा हुआ है, यूएसए के संविधान से लिया गया है कि न्यायपालिका पर किसी का वर्चस्व नहीं। इसी चीज का फायदा उठा करके न्यायपालिका बाद में जा करके थोड़ा सा परिवर्तन लाती। इसमें होता यह है, हालांकि यहाँ पर नियुक्ति के मामले में जैसे जो सीजेआई है, नेहरू जी ने एक सीधा रास्ता निकाला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होगा, मान लो अभी कोई जज है, जैसे कौन है? वाईडी या डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ 50वें जो है सीजेआई इस समय कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। तो ये भी याद रखना। और पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जो थे उनका नाम था हरिलाल या हीरालाल कानिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जब सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था जनवरी 1950 में, तो उसके पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, या सही नाम तो हरिलाल है, किताबों में हरिलाल को हीरालाल लिख दिया गया है, तो हरिलाल जे कानिया, कोई भी नाम आए तो ध्यान रखना। तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी जो 50वें नंबर के हैं वो इस समय है, कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ 50वें। ठीक, तो नेहरू जी ने एक परिपाटी निकाल दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होगा उसे क्या बना दिया जाएगा? सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा उसे क्या बना दिया जाएगा? सीजेआई। नेहरू जी ने परिपाटी, क्योंकि नेहरू जी से ही सरकार शुरू होती है, तो नेहरू जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज जो वरिष्ठ जज होगा उसको क्या बनाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। तो ये परिपाटी चलती रही कुछ समय तक, लेकिन बीच में इनकी बिटिया महारानी बन जाती है। क्या नाम था बिटिया का? अरे इनकी बेटी बाद में प्रधानमंत्री बनी, क्या नाम था? इंदिरा गांधी। नाम नहीं पता है? ठीक, इंदिरा गांधी ये क्या बनती है? भारत की प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने कांड कर दिया। कांड ये हो गया,
देखो अभी सरकारों की मंशा समझ में आ जाएगी। 1973 में मैंने कई बार एक केस बताया है, केशवानंद भारती केस, याद आ रहा होगा, मैंने कई बार चर्चा किया है। वो पढ़ा रहे थे जब आपका क्या नाम है मूल अधिकार, तो वहां पे भी चर्चा किया था। इसको याद रखना, केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती वाद आया था बीच में। ये केरल के जो है महंत थे केशवानंद, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, तो भारत सरकार उसमें हार गई थी। केशवानंद मतलब इन्होंने जो फैसला दिया था वो सरकार के खिलाफ दिया था। तो केशवानंद व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है एक मुकदमा लेकर के, तो उसी के नाम पर केशवानंद भारती वाद कहा गया है। अब इसमें था क्या, 1973 की बात है। इसमें यह था कि सरकार जो है, बच जाने दो, संविधान में संशोधन कर सकती है कौन, संसद। संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। तो संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है संसद। ये पूरा अधिकार किसके पास है, संसद के पास। और संसद में बहुमत में जो होता है वो सरकार होता है। तो यानी कि संविधान में संशोधन सीधे सीधे कौन कर सकती है, सरकार, ठीक है, जो है संसद के माध्यम से। तो अब इसमें क्या हुआ था कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती विवाद ये उठा कि जो संविधान है, संविधान का मूल ढांचा, याद आया कुछ, मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा है, अगर उसमें थोड़ा भी परिवर्तन किया अगर, और वो किसे लग गया, सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि जो है मूल ढांचे में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के आधार पे विधि शून्य घोषित कर देगी उसको। अनुच्छेद 13 हमने मूल अधिकार पढ़ाया था, उसमें बताया था कोई ऐसी व्यवस्था जो मतलब क्या हो, वायलेशन करती हो संविधान की, संविधान का क्या करता हो, वायलेशन, यानी संविधान के मूल ढांचे को क्या करता हो, मतलब अब मूल ढांचा शब्द आ गया तो मूल ढांचा ही कहेंगे, संविधान के मूल ढांचे। जैसे मूल ढांचा क्या है, राष्ट्रपति जो है परमानेंट नहीं होगा, राष्ट्रपति कोई एक व्यक्ति हो गया तो उसका नाती पोता बेटा पोती नहीं होंगे, उसका चुनाव होगा, चुनकर आएगा। तो ये अगर कोई सरकार ऐसी आती है संविधान में परिवर्तन करके और कहे कि जो इस समय राष्ट्रपति है वही अब राष्ट्रपति आजीवन हो जाए, या प्रधानमंत्री जो है वही प्रधानमंत्री आजीवन हो जाए, तो ये मूल ढांचा हो गया ना। मूल ढांचे में क्या है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा या मतलब या राज्यसभा का व्यक्ति होगा जो कि सांसद होगा, और सांसदों को क्या होता है, निर्वाचन होता है हर 5 वर्ष पे लोकसभा में। तो निर्वाचित व्यक्ति पहुंचेगा, उसमें से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब पता चले प्रधानमंत्री किसी को भी बना दो ऐसे ही, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा संशोधन करके कर दिया जाए संविधान में, तो ये मूल ढांचा का क्या होगा, मूल ढांचा जो है इस पे प्रभावित होगी। तो ये केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था कि सरकार जो है यानी संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर दे किसी भी पोर्शन को, लेकिन मूल ढांचे को अगर वो टच करेगी तो उसे विधि शून्य घोषित कर देगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब इससे इंदिरा गांधी सरकार जो थी बौखला गई, इंदिरा गांधी सरकार क्या हो गई, बौखला गई। और इसमें 13 जज बैठे थे, ये आज तक के सबसे बड़े जो है जजों की कमेटी थी। 13 जजों ने बैठ करके इस पर जो है वो दिया था, जजमेंट दिया था। तो इसमें 3 ऐसे जज शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज थे, ऐसे ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति और डी व्यक्ति। और जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है हटा, मतलब उसकी कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब सरकार को नाम देना था राष्ट्रपति को कि इनको जो है क्या बना दो, मुख्य न्यायाधीश। और अभी तक इनके पापा किस चीज का फॉलो करते आ रहे थे, नेहरू जी, वरिष्ठता का। तो वरिष्ठ ये व्यक्ति था, इसको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये खिसियाई बैठी थी क्योंकि ये 3 व्यक्तियों ने इसमें जो है सरकार के खिलाफ जो है केस में मतलब सुनवाई उस पर सुना दिया था फैसला। तो इसलिए इंदिरा गांधी सरकार जो है इनके खिलाफ चली गई और इन तीनों की वरिष्ठता को हटा करके चौथे व्यक्ति को क्या बना दिया था, सीजेआई बना दिया था। चौथे व्यक्ति को सीजेआई बना दिया था। तो इससे इंदिरा सरकार की लेकिन मतलब ये तो नेहरू जी की देन थी ना वरिष्ठता, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में सिर्फ ये लिखा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त करेगा। उसमें तो ये लिखा है कि वो इतने साल का जो है मतलब योग्यता होनी चाहिए, 5 साल का जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या 10 साल का क्या होना चाहिए, बैरिस्टर होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता होना चाहिए।
कहीं नहीं लिखा है कि वरिष्ठ व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने जो है इन तीनों को छोड़ते हुए और चौथे और इन तीनों ने जो है तुरंत भाई वरिष्ठ व्यक्ति को हटा करके कनिष्ठ व्यक्ति को जो है मुख्य न्यायाधीश बना दोगे तो ये तुम्हारे अंडर में थोड़े नहीं काम करेंगे। इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तीनों वहां से हट गए। ऐसे ही एक बार और किया था इंदिरा गांधी सरकार ने। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट झल्ला गई, सुप्रीम कोर्ट झल्ला गई 1993 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था कर दी कि अब जो है वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि वरिष्ठता का क्या किया जाएगा, पालन। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होगा। क्या होगा, वरिष्ठ जज। तो एक व्यवस्था ये कर दी। अब राष्ट्रपति महोदय ने पूछा, जब उनसे राष्ट्रपति महोदय को पूछने का भी जो है सलाह लेने का सुप्रीम कोर्ट से जो है विधि पर सलाह लेने का अधिकार है और सलाह मानना या न मानना जो है, तो उन्होंने एक बार सलाह ली कि क्या जो है हम बाध्य हैं इसके लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बाध्य हो, आज से लिखित में बता रहा हूं कि तुम्हें बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। तो उन्होंने इस चीज की बाध्यता कर दी कि अब जो है यहाँ बाध्य होना पड़ेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी कहा कि हमसे तो सलाह लोगे ही और 2 जज हमारे साथ सहयोग करेंगे सलाह देने में। मैं दूंगा, कौन, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और 2 अन्य जज जो है सलाह मशुरा आपको देंगे कि इनको जज बनाओ। भाई वरिष्ठता के क्रम में तो सीजेआई बन जाएंगे, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति कैसे होगी, तो वो सीजेआई की सलाह पर और अन्य 2 जजों की सलाह पर। तो 3 जजों का एक क्या, 3 जज मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों का एक क्या बन गया, पैनल बन गया 1993 में। तो यहाँ पर गठित हो जाता है कॉलेजियम। क्या बन जाता है, कॉलेजियम। तो कॉलेजियम व्यवस्था में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मुख्य न्यायाधीश सहित 2 जज मिलकर के राष्ट्रपति को क्या देंगे, सलाह देंगे कि इसे तुम क्या बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ, इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ। और कहां से लाना है, हाईकोर्ट से लाना है। तो हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट के न्यायालय में से छांटा जाएगा और उसकी लिस्ट बना करके कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को जज बनाने के लिए अब क्या हो गया, बाध्य हो गया। तो न्यायपालिका ने देखा कि इधर से सरकार हमको दबा रही है, अब ऐसे तो ये होगा भाई सरकार मनमानी कर सकती है, कुछ भी आगे जाके तानाशाह भी हो सकती सरकार। तो न्यायपालिका को ये लगने लगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता छिन रही है, तो उसने जो है कॉलेजियम व्यवस्था स्टार्ट कर दी। अब कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत ये हो गया कि जो राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जाएगा, किसके द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, उसी को क्या बनाया जाएगा, जज बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था कब से शुरू होती है, 1993 से। 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था शुरू हो जाती है। ठीक। अब धीरे धीरे करके इसका विस्तार किया गया, 3 की जगह इसमें 5 जज शामिल किए जाने लगे। एक तो सीजेआई और 4 अन्य जज, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। इसमें बढ़ा करके आज वर्तमान में कॉलेजियम में कितने जज हैं, नहीं, कॉलेजियम में 6 जज हैं। पहले तो 3 जज थे जब कॉलेजियम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में इसमें जजों की संख्या कर दी गई 5। आज कितने हैं, 6 हैं वर्तमान समय में। एक सीजेआई होगा और 5 अन्य जज होंगे जो नाम सुझा कर देंगे किसको, राष्ट्रपति को, कि इनको क्या बनाओ, जज बनाओ। भाई नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है नियुक्ति किसे करना है, राष्ट्रपति। लेकिन नाम कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम देगी। सुप्रीम कोर्ट के कौन देंगे, कॉलेजियम। कॉलेजियम मतलब एक समूह है, जजों का एक समूह है जो नाम सुझाता है, और राष्ट्रपति अब बाध्य हो गया है उस नाम को जज बनाने के लिए, अब बाध्य कर दिया गया है। ठीक। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था कहा गया। अब देखो यहां पर न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई। अब न्यायपालिका जिसका नाम भेजेगी उसे ही राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, यानी मंत्रिपरिषद और सरकार अब एक किनारे गई। सरकार तो इस चक्कर में थे कि हम जिसको चाहें वो न्यायपालिका में पहुंच जाए, और जब हमारा व्यक्ति न्यायपालिका में पहुंचेगा तो हमारे खिलाफ अगर कोई मुकदमा जाता है वहां सुप्रीम कोर्ट में तो हम जीत जाएं। और बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं सरकार के खिलाफ जाते हैं, और अगर उनका व्यक्ति वहां बैठा होगा तो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा। तो न्यायपालिका कहाँ स्वतंत्र रहेगी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी कि नहीं। तो इसीलिए कॉलेजियम व्यवस्था बनाएगी। अब मोदी सरकार आती है। अब देखो कहानी 2014 में, मई 2014 में सरकार आती है मोदी जी की। और मोदी जी पूरी तरीके से आए थे न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। मोदी जी पूरी तरीके से, क्योंकि देखो इनकी मंशा देखो दिख करके आती है। मई 2014 में सरकार बनती है और 2-3 महीने बाद ही
कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की ठान लेते हैं। और इन्होंने आनंद फानन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है एक संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में 99 संशोधन होता है। कौन सा संशोधन होता है? 99। तो ये भी याद रखना, 99 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक आयोग बना दिया संविधान में संशोधन करके, और ये संशोधन बड़ा तगड़ा वाला था। संवैधानिक संशोधन उन्होंने बताया 2 तरीके से होता है, 2/3 बहुमत होना चाहिए, या लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और एक ऐसा संशोधन होता है जिसमें 50 यानी 50% राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, 50% से अधिक। हाँ, जैसे राज्य 28 है तो 28 का आधा कितना हो जाएगा? 24। हाँ 14 है, तो 15 राज्यों का क्या होना चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और ये ऐसे संशोधन था संवैधानिक कि इसमें राज्यों की भी अनुमति लेनी थी, इसमें राज्यों की। तो देखो सब चट्टे बैठे थे, राज्य में भी सब सरकारें चट्टे बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दबाव में ले ले। वहां से भी पारित हो गया फटाफट, 4-5 महीने के अंदर खेला हो गया, और ये जो है 99 संवैधानिक संशोधन हो गया तुरंत। 99 संवैधानिक संशोधन हो गया और राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति महोदय ने धनाधन उस पर साइन कर दिया और ये बन गया। अब भाई कोई आदमी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि यार ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म। अब जो है इन्होंने जो बनाया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये देखो इसमें क्या कमी थी, थोड़ा सा कमी, और वो खैर अभी ये लागू नहीं हुआ तो पता नहीं चल सकता, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ था कि इसमें जो है एक तो पीएम साहब होंगे, ये क्या होंगे? पीएम साहब होंगे। ये 6 सदस्यीय, इसमें 6 सदस्य होंगे। जैसे कॉलेजियम में आज कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होंगे, तो जिसमें एक पीएम होंगे और 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और एक होंगे आपके विधि मंत्री। ये कौन होंगे? विधि मंत्री। और 2 होंगे विधि पारंगत व्यक्ति, विधिवेत्ता होंगे राष्ट्रपति की नजर में। राष्ट्रपति की नजर में 2 विधिवेत्ता व्यक्ति होंगे। अब 2 विधिवेत्ता व्यक्ति कौन पहुंचेगा यहाँ पर? जिसको सरकार भेजेगी ना, वही तो पहुंचेगा। तो 2 तो सरकार के आदमी ये पहुंच गए, एक सरकार का आदमी ये पहुंच गया, और एक प्रधानमंत्री साहब है। तो 2 1 3 और 1 4 तो यही हो गए, सरकार के ही आदमी 4 हो गए। बाकी बचे 2 सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये 4 लोगों ने नाम दे दिया कि इनको राष्ट्रपति महोदय क्या बनाए? जज बनाए, तो ये 2 अगर मना भी करते हैं तो ये बहुमत में नहीं है। तो सरकार अब जो है किसका पलड़ा भारी हो रहा था? सरकार का। यानी जज बनाने के लिए अब यहाँ पर कॉलेजियम में तो ये 2 शामिल थे ही, लेकिन यहाँ पर 4/2 कर दिया। 2 अगर ये मान लो विरोध करते हैं तो इनको दबा दिया जाएगा कि तुम हार गए हो, 4 लोग सहमत हैं तो इनका नाम भेजा जाएगा। तो अब अभी सरकार तो अपने आदमी बैठाएगी ना, सरकार तो अपने आदमी बैठाएगी। तो इसलिए न्यायपालिका ने देखा कि व्यवस्था डगमग हो रहा है, मूल ढांचे को क्या कर रहा है? हिला रहा है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि सब न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। और यहाँ तो धीरे धीरे आने वाले समय में तो ऐसा शुक्र मनाओ न्यायपालिका का कि वो सही समय पर एनएजीसी की करतूत को समझ गया और उसने तुरंत अध्ययन किया, इसका मंशा समझा और कहा वायलेट, खत्म, सब कुछ खत्म, राहुल गांधी की तरीके से अब खत्म। तो एनएजीसी को क्या कर दिया? एनजेए को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को तुरंत प्रभाव से विधि शून्य घोषित कर दिया। और कौन सा किस चीज को, मतलब क्यों विधि शून्य घोषित किया? केशवानंद भारतीवाद से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गया था कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो मूल ढांचे को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, उसको नष्ट करेगा, और उसे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? नल एंड अवॉइड कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। तो यहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते हुए 1973 केस, मतलब केशवानंद भारती केस का हवाला देते हुए, और जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चूंकि जो है ये मूल ढांचा है, अगर न्यायपालिका परतंत्र हो गई, सरकार के अधीन आ गई, तो फिर मूल ढांचा क्या हो जाएगा? चरमरा जाएगा संविधान का। तो इसीलिए जो है इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को मतलब समाप्त कर दिया। अपने एक्शन में भी नहीं आ पाई थी, एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई थी और समाप्त हो गई। तो भारत के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था, इतने भयंकर डिसीजन दिया था सरकार के खिलाफ जाकर के। और इसे तो ये क्यों हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर ये स्वतंत्रता नहीं हो तो ये सरकारें जो हैं ये दोबारा जो है कहीं इलेक्शन नहीं होगा, हम बन गए हैं, हम ही रहेंगे प्रधानमंत्री, हम ही रहेंगे रक्षा मंत्री, हम ही रहेंगे गृह मंत्री।
दोबारा किसी को आने ही नहीं देंगे। लेकिन बैठी है कौन? न्यायपालिका, जो सबको न्याय दिलाएगी। पाकिस्तान क्यों भूखमरी में गुजर रहा है? क्योंकि उसका संविधान ही सही नहीं है, उसका संविधान ही इतना अच्छा नहीं बनाया गया है। वहाँ तो जितने नेता हैं, जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, सब लूट करके भाग जाते हैं विदेश। मुशर्रफ बैठ गया इंग्लैंड में, पैसा यहाँ से खुद लूट लाट करके गया, हवाला करके पैसा भेज दिया पाकिस्तान से इंग्लैंड, वहीं बैठ के खा पी रहा था, मर गया। तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आज वहाँ पर पेट्रोल 150 रुपया लीटर है, दाल मिल ही नहीं रहा है खाने के लिए, 400-500 रुपया किलो दालें बिक रही हैं, पानी खरीदना पड़ रहा है, बड़ी स्थिति, रोटी नहीं है वहाँ, आटा खत्म है। तो ये व्यवस्था है पाकिस्तान की, क्योंकि उसका संविधान बेकार है। हमारे देश का संविधान इतना शानदार है कि यहाँ पर कोई भी सरकार तानाशाह बन ही नहीं सकती। ठीक, तो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो क्या क्या चीज़ समझा, इसको ब्रीफ में समझते हैं। हमने समझा कि इसका गठन किस तरीके से हुआ, तो हमने देखते हैं 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट से, और इसके बाद में जो है आपका इसमें कॉलेजियम व्यवस्था आई 1993 में। कॉलेजियम व्यवस्था में आज कितने मेंबर्स हैं? तो इसे जब खत्म कर दिया गया NJAC को, तो फिर से कॉलेजियम व्यवस्था अभी चालू है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट की जजों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक, इसी कॉलेजियम व्यवस्था से, तो ये अभी चालू है, यही चल रही है। तो अब कॉलेजियम व्यवस्था में कितने मेंबर्स हो गए हैं? 6 हो गए हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 5 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, तो इनका काम क्या है? सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर करना। ठीक, ये कॉलेजियम व्यवस्था ही करती है। हाई कोर्ट में जो जज है उनको दूसरे राज्यों में भेजना। अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के साथ साथ क्या करना? ट्रांसफर करना। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था ही देखती है, और ये संविधान में नहीं है। ये व्यवस्था कहाँ है? संविधान में नहीं। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कॉलेजियम व्यवस्था का जिक्र क्या संविधान में है? तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। किसकी देन है? सुप्रीम कोर्ट की देन है। संविधान में तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि संविधान में तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करेंगे इसकी जजों की। तो ये पूरा हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो इसमें 2-3 क्लासेस चलेंगी, बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम लोग आगे जो है इसमें अध्ययन करेंगे इसके बारे में, जो है वेतन भत्ते और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।